नमस्कार, न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की हेडलाइंस के साथ। दार्जिलिंग जिले के रंगापानी स्टेशन के पास ट्रेन हादसा। कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने पीछे से मारी टक्कर। 9 लोगों की मौत, 50 के करीब लोग हुए घायल। बचाव अभियान हुआ पूरा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे बागडोगरा, घटनास्थल के लिए हुए रवाना। रेलवे ने मृतकों को 10 लाख और घायलों को 2.5 लाख अनुग्रह राशि देने का किया ऐलान। मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। केंद्र, राज्य सरकार, सेना और अन्य सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारी होंगे मौजूद। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा के पीड़ितों से मिलने निकला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। बागडोगरा और कूच बिहार में राजनीतिक हिंसा के शिकार लोगों का दर्ज करेंगे बयान। पानी की चोरी रोकने के लिए दिल्ली पुलिस का पाइपलाइन पर पहरा। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ तेज किया विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक में भी पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। ईवीएम हैक करने से जुड़ी झूठी खबर छापने पर मिड डे अखबार ने मांगी माफी। चुनाव आयोग के नोटिस पर 24 घंटे के भीतर दिया माफीनामा। आज मनाया जा रहा है त्याग और बलिदान का पर्व ईद उल अजहा। ईदगाहों और प्रमुख मस्जिदों में अदा की जा रही है विशेष नमाज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी बधाई। और अब समाचार विस्तार से। दार्जिलिंग में रंगापानी इलाके में सुबह 8:35 पर रेल दुर्घटना हुई। कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसमें गार्ड कोच, पार्सल के 2 कोच और जनरल कोच भी क्षतिग्रस्त हो गए। अभी तक 8 लोगों की मरने की खबर है। मरने वालों में 3 रेलकर्मी हैं, जबकि 5 यात्रियों की मरने की खबर है। मौके पर बचाव और राहत कार्य के लिए एनडीआरएफ, सुरक्षाकर्मी और चिकित्सा सहायता अभियान युद्ध स्तर पर चलाया गया और सफलतापूर्वक बचाव कार्य पूरा कर लिया गया। दुर्घटना की वजह से 19 ट्रेनें रद्द की गई हैं। वहीं अब रेल लाइन को बहाल करने का काम जारी है। आज सुबह ये हादसा हुआ है। कंचनजंगा ट्रेन जो कि अगरतला से सियालदा जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हुआ है रियर एंड से। एक गुड्स ट्रेन ने पीछे से सिग्नल को डिसरिगार्ड करके आके उसको हिट किया है। उसकी वजह से जो सबसे पीछे का गार्ड का डिब्बा था वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और आगे 2 पार्सल वैन लगे हुए थे, जिनकी वजह से ज़्यादा क्षति और पैसेंजर्स को नहीं हुई। और उसके आगे जो जनरल कंपार्टमेंट थे वो भी थोड़े से क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो इसमें जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी यही थी कि रेस्क्यू हो जाएं लोग। तो रेस्क्यू ऑपरेशंस कंप्लीट हो गए हैं। हमारा एरिया ऑफिसर जो जलपाईगुड़ी में, न्यू जलपाईगुड़ी में है, वो और उसकी टीम तुरंत वहाँ पहुँच गए थे। ये करीब 10 किलोमीटर है एनजेपी से घटनास्थल। तो रेलवे के एडीआरएम और एरिया ऑफिसर अपनी टीम्स के साथ वहाँ तुरंत पहुँच गए। जो लोकल लोग हैं वो तो सबसे पहले आ ही जाते हैं, वो भी आ गए थे। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन भी आ गए और एनडीआरएफ, आर्मी, एवरीबडी, सब कोई वहाँ पर पहुँच गए हैं घटनास्थल पर रेस्क्यू के लिए। तो सारा रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। अनफॉर्चुनेटली ये खबर है कि करीब 5 लोगों की जानें गई हैं और हमारा जो स्टाफ है, हमारा जो ड्राइवर थे जिन्होंने वो सिग्नल को डिसरिगार्ड करके आगे चले गए, उनकी भी जान चली गई है। और जो गार्ड थे, जो सबसे पीछे का डिब्बा था कंचनजंगा का, उनकी भी जान गई है। रेल मंत्री घटनास्थल के लिए बागडोगरा हवाई अड्डे से रवाना हो चुके हैं। वे स्थिति की पूरी जानकारी लेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल दुर्घटना के पीड़ितों को अनुग्रह राशि देने की बात कही है, जिसमें मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए मिलेंगे। जिन्हें गंभीर चोट लगी है उन्हें 2.5 लाख रुपए और मामूली चोट वालों को 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। दार्जिलिंग के रंगापानी स्टेशन के पास हुए ट्रेन हादसे के बाद अब प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से घोषणा की गई है कि पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे।
आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह मणिपुर पर उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में गृह मंत्री मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। इस उच्च स्तरीय बैठक में केंद्र, राज्य सरकार, सेना और अन्य सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं। तो मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं गृह मंत्री, और इसमें सेना और अन्य सुरक्षा बलों के अधिकारी भी हिस्सा ले रहे हैं इस समीक्षा बैठक में, और मणिपुर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की जा रही है। जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले का मामला एनआईए को सौंपा गया है। गृह मंत्रालय ने ये फैसला लिया है। इस आतंकी हमले में 10 लोगों की मौत हो गई थी। यह आतंकी हमला 9 जून को हुआ था, जब तीर्थ यात्रियों की बस पर आतंकी हमला हुआ। इस आतंकी हमले के बाद बस खाई में जा गिरी थी। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में एसएसपी दाऊद अयूब ने एक आतंकवादी के पकड़े जाने की खबर दी है। उन्होंने बताया कि सेना और पुलिस ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। साथ ही उसके पास से कुछ हथियार बरामद हुए हैं। बाकी की जांच अभी चल रही है। खबर मिली है कि एक टेररिस्ट है जिसके पास वेपन्स है और वो किसी ताक में बैठा हुआ है कि वो कोई टेरर इंसिडेंट कर लेगा। इस सिलसिले में इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हमने आर्मी के साथ 30 आरआर के साथ, पुलिस ने और बाकी एसएफ के साथ ऑपरेशन लॉन्च कर लिया। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कब से इन्वॉल्व था वो उस इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगा। तो ये टच में था जो हमारे ज़ुहूर अहमद मीर सन ऑफ मोहम्मद अफजल मीर, एक मर्तीगाम का, पाक में एक पाक हैंडलर है जो यहीं का है, पाक हैंडलर है, एचएम ऑर्गेनाइजेशन के साथ वाबस्ता है, उसी के कंटिन्यूस टच में था और उसी के शय पे ये काम कर रहा था। पश्चिम सिंहभूम में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है। आज सुबह शुरू हुई सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच की इस मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए हैं। यह घटना पश्चिम सिंहभूम जिले के गुआ थाना क्षेत्र में हुई। इस मुठभेड़ की पुष्टि पश्चिम सिंहभूम के एसपी आशुतोष शेखर ने की। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। कुछ नक्सलियों के घायल होने की भी सूचना है। सुरक्षा बलों की ओर से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। मौके से पुलिस ने कई हथियार और अन्य सामान भी बरामद किए हैं। मारे गए नक्सलियों में से 3 पर सरकार ने इनाम घोषित कर रखा था। इसमें 10 लाख रुपए का इनामी जोनल कमांडर सिंगराई उर्फ मनोज, 5 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर कांडे हुनहागा उर्फ दिरशुम, 2 लाख का इनामी एरिया कमांडर सूर्या उर्फ मुंडा देवगम शामिल है। इसके अलावा जिस महिला नक्सली की मौत हुई है उसकी पहचान जुनगा पूर्ति उर्फ मारला के रूप में की गई है। आपको बता दें कि जंगल में नक्सलियों के इकट्ठा होने की सूचना पर सुरक्षा बलों और पुलिस की टीम संयुक्त पेट्रोलिंग पर निकली थी। इस दौरान नक्सलियों ने उन पर अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। जवानों ने भी मोर्चा लेकर जवाबी फायरिंग की। आईजी ऑपरेशन एवी होमकर ने बताया कि घंटे भर चली मुठभेड़ के बाद मौके से 4 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। 2 नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया गया है। मुठभेड़ ख़त्म होने के बाद जब पूरे एरिया का सर्च किया गया तो वहाँ से 4 उग्रवादियों के शव बरामद किए गए। इसके अलावा 2 उग्रवादियों को भागने के क्रम में सुरक्षा बलों के द्वारा पकड़ा गया। सर्च के क्रम में जहाँ से मुठभेड़ हुई है वहाँ से कुल 7 हथियार भी बरामद किए गए हैं, जिसमें 1 इंसास राइफल, 2 एसएलआर राइफल, 3 303 राइफल और 1 9mm का पिस्टल बरामद किया गया है। ये एक बहुत बड़ी सफलता है और बहुत मनोबल ऊंचा करने वाली बात है, क्योंकि ये जो दस्ता था ये उस क्षेत्र की माओवादी टीम का एक सशक्त दस्ता था और विगत कई दिनों से लगातार इन टीम्स के खिलाफ अभियान चल रहा है। भाजपा का केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल आज पश्चिम बंगाल के कूच बिहार के दौरे पर है। प्रतिनिधिमंडल में विधायक अग्निमित्र पॉल, वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब शामिल हैं। उन्होंने अस्पताल में घायलों से मुलाकात की और हिंसा पीड़ितों के घर भी गए। उन्होंने चुनावी हिंसा की पूरी जानकारी ली। भाजपा की ये टीम मंगलवार को दक्षिण बंगाल में डायमंड हार्बर और संदेश खाली जाएगी। इससे पहले कल टीम कोलकाता पहुंची थी। वहां पहुंचने के बाद टीम के सदस्यों ने हिंसा के पीड़ितों के साथ मुलाकात की। कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके में स्थित माहेश्वरी भवन में 200 शरणार्थियों को शरण दी गई है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला राज्य में होने वाली चुनावी हिंसा से जुड़ा हुआ है। लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य में सर्वाधिक हिंसा की घटनाएं हुई हैं। इसके साथ ही साल 2021 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान और बाद में भी हिंसा की कई घटनाएं हुई हैं। बागडोगरा एयरपोर्ट पर बिप्लब कुमार ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि ये ममता बनर्जी की आदत है, उन्हें इसे बदल लेना चाहिए।
ये ममता बनर्जी के सरकार का और उनके पार्टी का ये जन्मजात आदत है, और ये आज जितना जल्दी बदल दे तो इनके लिए भी अच्छा है, इनके पार्टी के लिए भी अच्छा है, और इससे इनको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, इनसे नुकसान होने वाला है, और ये जनता उनका है, इस बात को उनको समझ में नहीं आता है। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए DD न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति की। महाराष्ट्र के लिए भूपेंद्र यादव प्रदेश चुनाव प्रभारी बनाए गए। अश्विनी वैष्णव प्रदेश चुनाव सह प्रभारी नियुक्त किए गए। हरियाणा के लिए धर्मेंद्र प्रधान प्रदेश चुनाव प्रभारी नियुक्त हुए। हरियाणा के लिए बिप्लब कुमार देव प्रदेश चुनाव प्रभारी चुने गए। झारखंड के लिए शिवराज सिंह चौहान प्रदेश चुनाव प्रभारी नियुक्त हुए। हेमंत बिस्वा शर्मा झारखंड के लिए प्रदेश चुनाव सह प्रभारी के रूप में चुने गए। जी किशन रेड्डी को जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी दी गई। और महाराष्ट्र के लिए भूपेंद्र यादव प्रदेश चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। अश्विनी वैष्णव प्रदेश चुनाव सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। हरियाणा के लिए धर्मेंद्र प्रधान प्रदेश चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं और बिप्लब कुमार देव प्रदेश चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। झारखंड के लिए शिवराज सिंह चौहान प्रदेश चुनाव प्रभारी और हेमंत बिस्वा शर्मा झारखंड के लिए प्रदेश चुनाव सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। और साथ ही जम्मू कश्मीर के लिए जी किशन रेड्डी प्रदेश चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में पानी की किल्लत पर एक और जनता परेशान है तो दिल्ली प्रदेश सरकार मामले को सियासी रंग देने पर तुली हुई है। कभी वो पाइपलाइन में तोड़फोड़ के आरोप लगाती है तो कभी हरियाणा को पानी की कमी का जिम्मेदार बताते हैं तो कभी हिमाचल को बताते हैं। जनता टैंकर माफियाओं से त्रस्त है। दिल्ली के चारों ओर बसी ओखला, गोविंदपुरी, रंगपुर पहाड़ी, गीता कॉलोनी, विवेकानंद कैंप पानी की किल्लत से हलकान हुए जा रहे हैं। लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है। दिल्ली प्रदेश की सत्ता और नगर निगम दोनों की डोर आम आदमी पार्टी के हाथों में है, लेकिन केजरीवाल और उनकी टीम बहानों की आड़ में अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रही है। रविवार को केंद्रीय जल मंत्री को पत्र लिखकर अतिही ने मदद की गुहार लगाई तो वहीं दिल्ली पुलिस से पाइपलाइन की सुरक्षा को लेकर भी पेट्रोलिंग बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन टैंकर माफियाओं और जल बोर्ड की खस्ता हालत पर केजरीवाल और उनकी टीम चुप्पी साधे हुए है। भाजपा के मुताबिक साल 2013 में जल बोर्ड 600 करोड़ के मुनाफे में था, लेकिन आज वो 73,000 करोड़ के घाटे में पहुंच चुका है। इस पूरी सियासी कवायद में जनता की समस्या जस की तस बनी हुई है। अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में एक भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाया। जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, मैं तो उस समय दिल्ली विधानसभा का मेंबर था, मैं तो 1993 से दिल्ली विधानसभा का मेंबर हूं। तब जल बोर्ड 600 करोड़ रुपए के मुनाफे में चल रहा था। आज जल बोर्ड 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। एक भी दिल्ली के अंदर नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए नहीं और 8,500 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता केंद्र सरकार ने भी दिल्ली सरकार को उपलब्ध कराई, उसका हिसाब किताब भी ये देते नहीं हैं। तो दिल्ली के लोग आज बड़े भारी संकट से गुजर रहे हैं। जब तक दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल ने जो भी उनसे वायदा किया है, उनको पीने का पानी उपलब्ध हो नहीं जाता है। दिल्ली प्रदेश सरकार के इस रवैये के खिलाफ दिल्ली से भाजपा के नवनिर्वाचित सांसद और प्रदेश भाजपा लगातार सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। पानी की समस्या दिल्ली के लोगों के लिए नई नहीं है। 10 साल से हर बार गर्मी में पानी की समस्या आती है।
मैं सवाल पूछना चाहता हूं केजरीवाल सरकार से कि 10 सालों में जब से पानी का ये संकट आया, उन्होंने इस संकट से का हल निकालने के लिए क्या स्थायी समाधान निकाला? दिल्ली के अधिकांश क्षेत्रों में पाइपलाइन से पानी की सप्लाई की जाती है, लेकिन बीते दिनों में इसमें भी लगातार कमी आ रही है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी की किल्लत दर्ज की जा रही है। दिल्ली की प्रदेश सरकार हरियाणा को इसके जिम्मेदार बता रही है, जबकि साल 1994 में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के बीच यमुना के जल बंटवारे को लेकर समझौता हुआ था। इसके मुताबिक दिल्ली को मार्च से जून तक 0.076 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलना तय हुआ था और वार्षिक आवंटन 0.724 BCM है। ये लगभग 435 MGD के बराबर है। इस समझौते में 2025 में संशोधन किया जाना है। दिल्ली जल संकट पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से डीडी न्यूज के संवाददाता गिरीश निशाना ने बातचीत की। दिल्ली के 52 अलग-अलग स्थानों पर दिल्ली भाजपा का प्रदर्शन चल रहा है। गीता कॉलोनी में खुद भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा पहुंचे हैं। सर, आखिर क्यों करना पड़ रहा है? अगर दिल्ली वालों को पानी नहीं मिल रहा, मेरी दिल्ली के लोग प्यासे हैं, मेरे भाई बहन बच्चों को पानी नहीं मिल रहा, तो उनकी आवाज़ उठाना, उनकी लड़ाई लड़ना भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लड़ेगा। और जब तक दिल्ली वालों को उनके हिस्से का पानी नहीं मिलेगा, हम आम आदमी पार्टी के चोर काला बाजार विधायकों को चैन से जीने नहीं देंगे। सर, आतिशी कह रही हैं कि भाजपा खुद इस पे आतिशी मार लेना का काम ही झूठ बोलना है। आतिशी मंत्री हैं, अपना फेलियर, अपने नकारेपन को छुपाने के लिए झूठ बोलती है। मैं चुनौती देता हूँ आतिशी को, या तो इस आरोप को साबित करे, अन्यथा इस्तीफा देके नीचे आए। कृष्णा नगर में ये 15 ब्लॉक, इंदिरापुरी, सफेदा बस्ती, यहाँ गली गली में गंदा पानी मिल रहा है। ये है आम आदमी पार्टी का शासन, कुशासन, जो दिल्ली वालों को बीमार कर रहा है, दिल्ली वालों को मारने का काम कर रहा है। और ये प्रदर्शन अभी जारी रहेगा। दिल्ली की गली गली में जाएंगे, दिल्ली की जनता की आवाज उठाएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी को, उनके काले चोर विधायकों को चैन से बैठने नहीं देंगे जब तक दिल्ली वालों को पानी ना मिले। जब तक दिल्ली वालों को पानी नहीं मिल जाता, दिल्ली भाजपा का प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा। ये भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का कहना है। कैमरामैन सौरभ बख्ती के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैक करने से जुड़ा लेख प्रकाशित करने के मामले में मिड डे अखबार ने आज चुनाव आयोग से माफ़ी मांग ली। कल ही मुंबई रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी ने कहा कि मिड डे और लोकमत में प्रकाशित खबरों को उन्होंने आधारहीन बताया और कहा कि ईवीएम को अनलॉक करने के लिए किसी OTP की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ईवीएम डिवाइस किसी से कनेक्ट नहीं रहता। लिहाजा अखबार की ओर से दी गई खबर गलत है। चुनाव आयोग की ओर से अखबार को नोटिस थमाते हुए पूछा गया कि क्यों ना उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाए। आयोग ने इस मामले में अखबारों को 24 घंटे के भीतर जवाब उनसे मांगा था, जिसके बाद आज मिड डे ने अपने अखबार में ईवीएम पर छपी रिपोर्ट को झूठा बताया और कहा कि इस गलती के लिए उसे खेद है। ईवीएम के लिए कोई अनलॉकिंग के लिए OTP नहीं आता है। ईवीएम ये एक स्टैंड अलोन डिवाइस है, उसमें कोई वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन का कोई प्रोविजन है ही नहीं। तो जो न्यूज है वो गलत न्यूज है और किसी भी आधारहीन न्यूज है। और इस पूरे मामले की शुरुआत मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से हुई, जहां शिवसेना शिंदे गुट के नवनिर्वाचित सांसद रविंद्र वाइकर ने 48 मतों से अपने प्रतिद्वंदी से रीकाउंटिंग में चुनाव जीत लिया था। चुनावी नतीजों को लेकर विपक्षी दलों ने ईवीएम को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की और आरोप लगाया कि जब मतगणना हो रही थी तब रविंद्र वाइकर के रिश्तेदार मंगेश पंडिलकर पर मोबाइल का इस्तेमाल केंद्र के अंदर किया गया। उन पर तथाकथित रूप से आरोप लगे हैं कि उन्होंने मोबाइल फोन का इस्तेमाल ईवीएम मशीन को अनलॉक करने वाले OTP जनरेट करने के लिए किया था। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने ईवीएम और चुनाव आयोग पर वो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन पूर्व कानून मंत्री के तौर पर वो संसद में प्रश्नकाल के दौरान ईवीएम का बचाव कर चुके हैं। आइए पहले उनका ईवीएम पर उठाया गया बयान सुनते हैं, उसके बाद आपको संसद में चुनाव आयोग और ईवीएम के पक्ष में दिया गया
वक्तव्य भी दिखाएंगे। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का रवैया रहा है पिछले 2014 के बाद, उसके बारे में भाई सभी विपक्षी दलों को गंभीरता से सोचना चाहिए कि क्या संवैधानिक संस्थाएं इस रवैये को अपनाकर क्या हमारे देश में फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सकता है। तो ये एक बहुत ही अलग मुद्दा है। इसमें ईवीएम की इशू भी शामिल है, इसमें इलेक्शन कमीशन के फैसले भी शामिल हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन का रवैया भी शामिल है, इससे इलेक्शन कमीशन किस तरह से शेड्यूल करती हैं वो भी शामिल है। ये तो बहुत भारी मुद्दा है और विपक्ष को जोर से सेशन में उठाना चाहिए। 23 अगस्त 2013 को संसद में प्रश्नकाल के दौरान सांसद वीरेंद्र प्रसाद वैश्य ने ईवीएम से छेड़छाड़ को लेकर एक सवाल पूछा था कि क्या केंद्र सरकार दुनिया के ज़्यादातर तकनीकी रूप से विकसित देशों द्वारा ईवीएम के इस्तेमाल को छोड़ने की विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है। क्या सरकार ईवीएम का भारतीय चुनावों में इस्तेमाल रोकने पर विचार कर रही है जब तक कागजों से जांच संभव नहीं हो जाती है। और इसका जवाब देते हुए तत्कालीन कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने संसद में उत्तर देते हुए कहा था कि ये कहना गलत है कि ज्यादातर विकसित देशों ने ईवीएम का इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। सिर्फ 3 देशों ने छोड़ा है, जबकि अमेरिका, ब्राजील, वेनेजुएला, भूटान और बांग्लादेश जैसे देशों ने ईवीएम का इस्तेमाल वहां पर जारी है। भारत में ईवीएम के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति दी है, जबकि जर्मनी में सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक प्रावधानों के तहत इसे हटाया है। भारतीय ईवीएम तकनीकी तौर पर जर्मनी के ईवीएम से अलग है। भारतीय चुनाव आयोग ने वीवीपैट व्यवस्था विकसित कर ली है और 10 मई 2013 को सर्वदलीय बैठक में इसकी 2 बार जांच भी कर ली गई है। तत्कालीन कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने अपने जवाब में कहा कि चुनाव आयोग पूरी तरह आश्वस्त है कि वीवीपैट के बगैर भी ईवीएम में कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने ईवीएम को लेकर उठाए जा रहे सवालों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि भारत में हर स्तर पर ईवीएम बेहद सुरक्षित और किसी भी अन्य नेटवर्क या मीडिया से अलग है। The EVM in India is a very secure machine because A, it is completely isolated from any connectivity. B, the individual machine in hundreds and thousands of numbers are kept under strict physical security. This was not so much about an argument as much as I was clarifying to somebody who's sitting in the US and does not know what India is and what the Indian EVM is, and exchanging my views. And I said, look, in the end we will all agree to disagree. उधर जदयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि मुंबई में ईवीएम पर उठे आधारहीन सवाल चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण के बाद मामले में कोई संशय नहीं बचता है। हम लोगों के बीच में सर्वसम्मति बन रही है। जहां तक जनता दल यू का प्रश्न है, वो किसी पद का दावेदार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा नामित जो भी उम्मीदवार है, हम उसका समर्थन। कर्नाटक की जनता शनिवार से पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम दे रही है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सरकार के इस फैसले का रविवार को बचाव किया। उन्होंने दलील दी और कहा कि बढ़ी हुई वैट की दरों से राज्य में विकास कार्य जारी रहेंगे। राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर कर्नाटक बिक्री कर यानी KST की दरों को बढ़ा दिया है, जिसके बाद प्रदेश में ईंधन की कीमतें 3 रुपये अधिक बढ़ गई हैं। राज्य में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 102.85 रुपये हो गई है, जबकि डीजल की कीमत बढ़कर 88.93 रुपये हो गई है। पूरे मामले को भाजपा ने कांग्रेस की नीयत पर इस पूरे मामले में भाजपा सवाल उठा रही है। आज पूरे राज्य में पार्टी की ओर से कांग्रेस सरकार के महंगाई बम के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष BY विजयेंद्र ने कहा कि एक और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अपने चुनावी वादों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरी ओर जनता को महंगाई का बोझ उठाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। भाजपा ये भी आरोप लगा रही है कि राज्य पर आर्थिक बदहाली का संकट मंडरा रहा है। This decision of the Congress government will cost dearly for the people of Karnataka. When the farmers were in great distress, it will affect the farmers also. And the prices of buses, taxis, autos, and every common man will be affected by the decision of the Congress government.
The financial situation is very bad in the state of Karnataka because of the mishandling of the situation by the Congress government and the Chief Minister Siddaramaiah himself. So, Bharatiya Janata Party, we are taking on to the streets. We are protesting against the decision of the Congress government against the increase of the taxes on petrol and diesel. भाजपा ने कांग्रेस पर यह आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस एक और महंगाई का ढिंढोरा पीटती है, लेकिन उसकी सरकार ही लोगों को महंगाई की चक्की में पीस रही है। आशंका है बढ़ोतरी का असर पूरी सप्लाई चेन पर भी देखने को मिलेगा, जिसके कारण खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी महंगी हो जाएंगी और इसका सीधा असर लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि देश में पेट्रोलियम पदार्थों का 85% आयात किया जाता है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल की कीमत काफ़ी हद तक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के आधार पर निर्धारित होती है। उन्होंने बताया कि केंद्र में भाजपा सरकार बनने के बाद कई विपरीत परिस्थितियां दुनिया के सामने आई। कोविड, रूस यूक्रेन युद्ध, इसके बाद भी केंद्र ने सभी स्थितियों को नियंत्रित करते हुए देश की जनता को कम दामों पर पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध कराए। जबकि अगर यूपीए के शासनकाल को देखें तो साल 2004 से 2014 के बीच कर्नाटक में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें 84% तक बढ़ गई। They made certain promises prior to the elections, and they decided that one way to bolster your finances was to raise the price of petrol and diesel. After having done that, they are compounding their original mistake by a series of other lies. What are those lies? कि somebody else is responsible, we are not responsible. अरे भाई, the price of petrol and diesel at the bunk is determined in large part due to the international prevailing price, because we import 85% of our requirements of crude oil or kacha tel. Between 2004 and 14, the price of petrol and diesel in Bengaluru went up by 84%. This is a Congress time. And it went up, in diesel it went up by 111%. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र की यात्रा पर होंगे। वे जहां एक और किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त रिलीज करेंगे तो वहीं किसान सखियों को प्रमाण पत्र भी देंगे। प्रधानमंत्री स्वयं सहायता समूहों की करीब 30,000 से अधिक महिलाओं को कृषि सखी के रूप में प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं का कृषि सखी के रूप में सशक्तिकरण करते हुए ग्रामीण भारत की तस्वीर को बदलना है। किसानों के इस कार्यक्रम से 2.5 करोड़ किसान सहित 732 कृषि विज्ञान केंद्र जुड़ेंगे, जिसमें 1 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटी और 5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर पूरे देश से जुड़ेंगे। किसानों ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि मोदी जी किसानों के दिल में राज करते हैं और मोदी जी के दिल में किसान बसते हैं। हमारे यहाँ 17वीं किस्त जमीन की आ रही है। मोदी जी किसानों के लिए बहुत भविष्य बहुत बढ़िया बनाया है। मोदी जी ने किसानों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। किसानों के लिए बहुत सी योजनाएं लेके आए हैं और अभी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद में जो किसान सम्मान निधि योजना है उसकी किस्त भी डाली है। बहुत ही अच्छी योजना है। मोदी जी किसानों के दिल में राज करते हैं। मुझे भारत सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, जो हमारे खेती किसानी के में काम आता है। और तीसरी बार प्रधानमंत्री जी शपथ लेने के बाद किसानों के हित में बहुत बड़ा साहसिक कदम उठाया है। इससे लगता है कि किसानों के हित में सरकार अच्छा काम करेगी। इससे हमको बहुत ही सहायता मिलती है खेती के लिए। जो तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, उन्होंने तुरंत ही किसानों के लिए जो निर्णय लिया है, किसान सम्मान निधि जारी करी है, उससे उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है कि उनको दिलों में किसान बसते हैं। सरकार बनते ही पहला काम मोदी जी ने यही किया कि हमारे किसानों के लिए पहला काम किसान निधि का ही किया है। इससे हम लोग चाहते हैं कि और जानते हैं और मानते हैं कि किसान निधि मिलने से किसान संपन्न होगा, कुछ बढ़ेगा, उसके खर्चा चलेंगे। जो मोदी सरकार जो है वो किसानों के लिए है और किसानों के लिए करती रहेगी। मोदी जी ने किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया है साहब। हमें किसी बात की चिंता नहीं है।
हम सुखी हैं मोदी जी के राज में, सभी योजनाओं का अच्छा लाभ मिल रहा है हमको। हम बार बार धन्यवाद देते हैं उनको। किसानों के लिए मोदी जी ने सबसे बड़ी योजना तो किसान सम्मान निधि योजना, जब से प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने उन्होंने जो किसान सम्मान निधि योजना चालू की है और उसके तहत किसान लाभान्वित हुए, सबके खाते में पैसे आए। हर काम डिजिटल के माध्यम से, कोई बीच में परेशानी नहीं आती है, खातों में पैसे आते हैं। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। तरन तारण जिले में BSF और पंजाब पुलिस ने संयुक्त रूप से एक ड्रोन की बरामदगी की है। दरअसल 16 जून की शाम के समय ड्यूटी पर तैनात सतर्क जवानों ने तरन तारण जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में एक संदिग्ध उड़ती हुई वस्तु को देखा। इसके बाद तलाशी अभियान के दौरान शाम लगभग 5 बजे जवानों ने तरन तारण जिले के मरीमेघा गांव के स्कूल ग्राउंड से एक ड्रोन को सफलतापूर्वक बरामद कर लिया। उत्तर भारत में आज भी भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से राहत नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों और उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब के कुछ हिस्सों में गंभीर हीटवेव की स्थिति बनी हुई है। वहीं हिमाचल प्रदेश, जम्मू संभाग, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आगे पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्से भी गर्म हवाओं की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक उत्तर भारत में भीषण गर्मी की स्थिति बने रहने की आशंका के साथ पंजाब और उत्तर प्रदेश में लू का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों समेत पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और बिहार के अलग अलग स्थानों में 19 जून तक भीषण गर्मी और लू की स्थिति बने रहने की संभावना है। We are receiving heat wave to severe heat wave conditions over the North Indian plains and heat wave also over the Western Himalayan region, and also warm night conditions over the plains of India. Accordingly, we have issued a red alert today, the 17th of June, over Bihar, Jharkhand, Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, including Delhi. मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 दिनों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय में भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं दक्षिण भारत की बात करें तो तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु, पुदुचेरी में तेज बारिश हो सकती है। साथ ही मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और कोंकण, गोवा में भी भारी बरसात के आसार हैं। Two main phenomena are dominating the Indian subcontinent. One is the rainfall and associated thunderstorm activity, which is mainly over northeast India, mainly Sub-Himalayan, West Bengal, Assam, Meghalaya. Even today, exceptionally heavy rainfall was recorded over Meghalaya. So next 3 to 5 days, we are expecting exceptionally heavy rainfall, extremely heavy rainfall, which is above 20 centimeters over northeast India, mainly Meghalaya, Assam, Arunachal Pradesh, and maybe Nagaland, Manipur. मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इस बार फिल्मों को कई श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें मिशन लाइफ, वाइल्ड लाइफ, आज़ादी की अमृत कहानियाँ, पहले ऑस्कर पैकेज जैसी श्रेणियां हैं। डीडी न्यूज़ से विशेष बातचीत की NFDC की संयुक्त सचिव पृथुल कुमार ने। संयुक्त सचिव पृथुल कुमार हमारे साथ में हैं और मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू है, उसी के बारे में बात करेंगे हम। सर, सबसे पहले तो इस बार काफ़ी भव्य हुआ है ये, क्या क्या इनिशिएटिव्स आप लोगों ने इस बार लिए हैं? इस बार पहली बार ये डॉक्यूमेंट फिल्म बाज़ार ऐड किया गया है, जिसमें करीबन 30 स्टॉल्स हैं
जो डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स की पॉलिसी दिखाती हैं। बाकी जो हमारे VFX और टेक्नोलॉजी के स्टॉल्स हैं उनका यहाँ दर्शाना के लिए जो फिल्म मेकर्स आए हुए हैं उनके लिए नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जो वो देख सकते हैं। क्या कहेंगे आप इस बार के सिलेक्शन के बारे में, जूरी के बारे में, किस तरीके से हमें ये एंट्रीज आई हैं? इस बार रिकॉर्ड नंबर ऑफ एंट्रीज आई थी और 1000 से ऊपर फिल्मों की, और वो उससे कंपटीशन की फिल्में सिलेक्ट की गई करीबन 100, और उसके अलावा जो नॉन कंपटीशन की फिल्में हैं करीबन 200 और टोटल मिला के 314 फिल्में। उसमें ये ख़ास ध्यान रखा गया कि वर्ल्ड ओवर की जो बेस्ट डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, वर्ल्ड ओवर की जो बेस्ट एनिमेशन फिल्म्स हैं, इवन 7 फोकस कंट्री पैकेजेस हैं जिसमें उन कंट्रीज़ की बेस्ट फिल्में ही दी गई। आज़ादी की अमृत कहानियाँ, ये क्या है, इसमें कितनी मूवीज़ हैं और क्या एक तरीके से हम यहाँ पर जो सेंटिमेंट है वो दर्शाना चाहते हैं? आज़ादी की अमृत कहानियाँ ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और नेटफ्लिक्स के साथ एक इनिशिएटिव था जिसमें अब जो आज़ादी की अमृत कहानियों का पार्ट है, इस बार जो सेशन शोकेस किया और फिल्में शोकेस की गई, उसमें वो सोशल इनोवेटर्स के बारे में है जिन्होंने अपनी सूझबूझ, अपनी मेहनत से जो प्रॉब्लम नेशन जैसे कोविड की फेस कर रहा था, तो जिस सोशल इनोवेटर ने ऐसे टेस्ट किट्स बनाए जो कि हर किसी को अपना खुद से सेल्फ टेस्ट करने में मदद करें, उस तरह की चीज़ें हाईलाइट कर रहे हैं। एक तो मिशन लाइफ है जहाँ पे हम हमेशा फोकस कर रहे हैं लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। G20 में काफ़ी बड़ा हमारा ये एम्फेसिस रहा, वो है मिशन लाइफ। फिर एक वाइल्ड लाइफ के ऊपर में भी है, एशियन पैकेज भी है। इनके बारे में भी थोड़ा सा बता दें कि क्या है इन फिल्में और कहाँ कहाँ से आई हैं ये फिल्में। माननीय प्रधानमंत्री जी का कॉल था मिशन लाइफ के लिए, और तो इसके लिए एक CMS वातावरण करके एक फेस्टिवल होता है, उसके थ्रू और भी जो एनवायरमेंटल फिल्म्स थी उसमें से बेस्ट फिल्म्स जो मिशन लाइफ को सूट करती हैं उनके फिल्म्स का एक पैकेज बनाया गया है और वो दर्शाने की कोशिश की जा रही है। कैमरा पर्सन गौरव कागड़ा के साथ श्यामा मिश्रा, DD न्यूज़, मुंबई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के मौके पर केंद्र शासित प्रदेश दमन में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा हर घर योगा, हर घर ध्यान योगोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें दमन, वापी सहित आसपास के स्थानों से हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। दमन कोस्ट गार्ड पर बने नए सिविल रनवे पर आयोजित योगोत्सव में रनवे और विमान के पास बैठकर लोगों ने योग किया। योग प्रशिक्षण आर्ट ऑफ लिविंग और अन्य संस्थाओं द्वारा दिया गया। इस मौके पर दमन कोस्ट गार्ड के कमांडिंग ऑफिसर SSN वाजपेयी ने योग संस्थाओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस बार के योगा महोत्सव में तकरीबन 4500 लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसमें समाज के सभी वर्ग, स्कूल, कॉलेज, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रीज, समाज, समितियां एवं अन्य लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। ये जो सेकेंडरी रनवे है इसकी लंबाई है 1035 मीटर्स, इसका डायरेक्शन है 1028। मैंने बहुत सारे योगा आसनास, बहुत सारे भस्त्रिका ये सब किए और मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ। और जो एंड में उन लोगों ने भस्त्रिका कराया वो तो मुझे मेरे मन को शांत किया, मुझे बहुत मज़ा आया। और ये करते थे मेरे अंदर भी एक नया इम्प्रूवमेंट आया जो मुझे अच्छा लगा। योगा का आयोजन करता है जिसमें मेंटल हेल्थ और शारीरिक हेल्थ का बहुत ध्यान लक्ष्य में लेके कई स्कूल के बच्चे, कई इंडस्ट्रियलिस्ट, कई हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ में जुड़ के ये सबसे अच्छा प्रोजेक्ट रहता है। ये साल हमारे 10,000 करीबन इनका आयोजन था पब्लिक का और बहुत सक्सेस रहा। और थैंक यू मैं कहना चाहूँगी हमारे दमन के कोस्ट गार्ड के वाजपेयी सर जी को कि उन्होंने हमारी जैसी संस्थाओं को भी इनमें इन्वॉल्व किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर पूरा विश्व उत्साहित है। इसी क्रम में ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में ईशा फाउंडेशन के साथ अलग अलग संस्थाओं ने योग शिविर का आयोजन किया। इन योग शिविरों में शामिल होने वाले लोगों में योग दिवस को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व उत्साहित है। अलग अलग देशों में योग संबंधित कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में केन्या के मासाई मारा में नाशुलाई कंजर्वेंसी में सामूहिक रूप से योग का आयोजन किया गया। इस मौके पर नारोग के उपराज्यपाल और उच्चायुक्त नामग्या खम्पा सहित भारी संख्या में लोगों ने प्रतिभाग किया। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज़।
नए आपराधिक कानूनों से मानव तस्करी के खिलाफ कानूनी ढांचा काफी मजबूत हुआ है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत किसी व्यक्ति की तस्करी, वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिए मानव तस्करी करने पर कड़ी सजा का प्रावधान है। वेश्यावृत्ति के लिए बच्चे को खरीदने पर कम से कम 7 साल की सजा का प्रावधान है, जिसे बढ़ाकर 14 साल तक किया जा सकता है। विदेश से जबरन या यौन शोषण के उद्देश्य से 18 साल से कम उम्र के लड़कों और 21 साल से कम आयु की लड़कियों के आयात को अपराध माना गया है। मानव तस्करी के उद्देश्य से शोषण अभिव्यक्ति में भिक्षावृत्ति को जोड़ा गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में मानव तस्करी में लिप्त व्यक्ति के लिए बढ़ी हुई सजा का प्रावधान किया गया है। नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। नए कानूनों के बारे में जानने के लिए NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए क्रांतिकारी कदम। 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं 3 नए आपराधिक कानून। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारत ने 2 वर्षों में 40 से अधिक क्वांटम प्रौद्योगिकी स्टार्टअप का उत्पादन किया है। उनमें से कुछ वैश्विक क्षमता वाले हैं। साल 2014 से पहले इसकी संख्या कुछ ही थी, जो साल 2024 में बढ़कर 1.25 लाख से अधिक हो गई है और 110 से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स अंतरिक्ष जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी उत्कृष्ट काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को प्रमुख राष्ट्रीय क्वांटम मिशन पर ध्यान केंद्रित करने और क्वांटम प्रौद्योगिकियों और क्वांटम संचार के विकास पर काम करने का निर्देश दिया है। भारतीय शेयर बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों की ओर से पिछले कुछ महीने से लगातार बिकवाली की जा रही थी, लेकिन बीते हफ्ते इस ट्रेंड में बदलाव देखने को मिला है। 14 जून को समाप्त हुए हफ्ते में FII की ओर से कुल 11,730 करोड़ रुपए का निवेश भारतीय बाजारों में किया गया है। आपको बता दें कि मई में FII की ओर से 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली की गई थी। ये FII द्वारा 2024 के किसी एक महीने में की गई बिकवाली का सबसे बड़ा आंकड़ा था। लोकसभा चुनाव के कारण शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के चलते FII ने 3 जून से लेकर 7 जून के बीच 14,794 करोड़ रुपए की बिकवाली की थी। इस वजह से जून का FII आउटफ्लो 3,064 करोड़ रुपए पर है। 2024 में अब तक विदेशी निवेशक 26,428 करोड़ रुपए इक्विटी मार्केट से निकाल चुके हैं। वहीं 59,373 करोड़ रुपए का निवेश डेट मार्केट में कर चुके हैं। पूंजी बाजार और निवेश समूह CLSA ने कहा है कि सरकार की नाराजगी और खराब ऋण की समस्याओं से जूझने के बाद भारतीय बैंकों ने खुद को काफ़ी मजबूत स्थिति में स्थापित कर लिया है, क्योंकि उनकी बैलेंस शीट और मुनाफे में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। फोम ने अपने अवलोकन में कहा कि हमारा मानना है कि भारतीय बैंक 1 दशक के उतार चढ़ाव भरे दौर के बाद बेहतर स्थिति में है। बैलेंस शीट 1 दशक से भी अधिक समय में सबसे मजबूत है और मुनाफे में तेजी से उछाल आया है। वहीं आगे इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का इक्विटी पर रिटर्न वित्तीय वर्ष 2011 के बाद से सबसे अधिक है और भारतीय विनिर्माण क्षेत्र लगातार नए मुकाम हासिल कर रहा है। ऐसे ही सकारात्मक संकेत भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र से भी आने की उम्मीद है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण उद्योग अगले 5 साल में लगभग $250 अरब तक पहुंचने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस समय देश का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात 125 से 130 अरब के बीच है। वहीं वर्तमान में इस क्षेत्र में 25 लाख लोग कार्यरत हैं। रिपोर्ट की माने तो सरकार इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार सृजन करके बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने की भी योजना बना रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगले 5 साल में सरकार इस सेक्टर में नौकरियों की संख्या दोगुनी करेगी। इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार 5G नेटवर्क और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी नई टेक्नोलॉजी परिवर्तन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को तेजी से अपनाने में सहायक हो रहे हैं।
डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटी जैसी परियोजनाओं ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के मार्केट में IoT की मांग बढ़ा दी है। इस समय भारत का घरेलू उत्पादन वित्त वर्ष 2016-17 में $49 अरब से 13% की CAGR से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में $101 अरब हो गया है। और भारत का कपड़ा निर्यात इस साल मई महीने में पिछले साल के तुलना में 9.59% बढ़ा है। भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ की एक रिपोर्ट के अनुसार यूरोपीय संघ, अमेरिका और पश्चिम एशिया जैसे देशों के प्रमुख बाजारों में प्रतिकूल आर्थिक स्थितियों के बावजूद भारत ने कपड़ा उद्योग में बढ़त दर्ज की है। रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि में देश के परिधान निर्यात में 9.84% का उछाल देखा गया है। वहीं मई 2024 में कपड़ा और परिधान के संयुक्त निर्यात में पिछले साल की तुलना में 9.70% की वृद्धि दर्ज हुई है। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार मई 2024 के लिए भारत का कुल निर्यात बढ़कर 68.29 अरब हो गया है, जो सालाना 10.2% की वृद्धि दर्शाता है। वहीं अगर अप्रैल मई 2024 की अवधि में निर्यात की बात करें तो CITI के विश्लेषण से पता चलता है कि इस दौरान भारतीय कपड़ा निर्यात में पिछले वर्ष के तुलना में 6.04% की वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान परिधान निर्यात में 4.46% की वृद्धि हुई और अप्रैल मई 2024 के दौरान कपड़ा और परिधान के संचयी निर्यात में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 5.34% की बढ़ोतरी देखी गई। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने दिल्ली में NSA अजीत डोभाल से मुलाकात की। दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करने के साथ ही और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भारत अमेरिका साझेदारी की समीक्षा करेंगे। दोनों NSAs का अंतर विभागीय प्रतिनिधिमंडल के साथ ICET की पहली वार्षिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता का कार्यक्रम है। अमेरिकी NSA जेक सुलिवन और अजीत डोभाल भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित भारत US ICET गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत के NSA अजीत डोभाल के निमंत्रण पर नई दिल्ली की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। उनके साथ अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। दोनों देशों के बीच ICET के जरिए AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, 5G, 6G, बायोटेक, अंतरिक्ष और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में मजबूत संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे न सिर्फ शिक्षा और उद्योग के क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी बल्कि एडवांस टेक्नोलॉजी के मुद्दे पर सहयोग बढ़ेगा और हार्डवेयर कैपेबिलिटी में निवेश की संभावनाएं बेहतर होंगी। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आज से भारत के दौरे पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने आज उनके साथ मुलाकात की। साथ ही द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों समेत कई अहम मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करके मुलाकात की जानकारी दी। डॉक्टर S जयशंकर ने अमेरिकी NSA से मुलाकात को लेकर खुशी जताने के साथ ही नए कार्यकाल में भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को मजबूती से आगे बढ़ाने को लेकर उम्मीद जताई। अमेरिकी NSA जेक सुलिवन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की मीटिंग में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ के बाद किसी अमेरिकी अधिकारी का ये पहला भारत दौरा है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह मणिपुर पर उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में गृह मंत्री मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। इस उच्च स्तरीय बैठक में केंद्र, राज्य सरकार, सेना और अन्य सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं और पूरी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निशांत सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशांत, क्या कुछ जानकारी इस बैठक के बारे में अभी तक मिल पाई है? हम फिर से अपने संवाददाता से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि बेहद अहम बैठक है ये। मणिपुर पर सुरक्षा बैठक है और ये बैठक जारी है, लगातार चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री मणिपुर पर उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। मणिपुर में सुरक्षा स्थिति के हालात पर जो है वो लगातार ये समीक्षा बैठक जारी है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है, काफ़ी अहम बैठक है। गृह मंत्री इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये उच्च स्तरीय बैठक मणिपुर में सुरक्षा हालात को लेकर
समीक्षा बैठक है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक है। लगातार ये बैठक जारी है। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो तमाम अधिकारी भी इसमें शामिल हैं, तमाम उच्च अधिकारी और सैन्य अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। अपने आप में काफ़ी अहम है। मणिपुर में सुरक्षा स्थिति पर ये बैठक जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक लगातार जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री मणिपुर पर उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। यूरो कप 2024 में आज रात बेल्जियम की टीम अपने अभियान की शुरुआत करेगी। बेल्जियम का सामना स्लोवाकिया से होगा। ये मुकाबला फ्रैंकफर्ट में खेला जाएगा। बेल्जियम की टीम यूरो 2020 में क्वार्टर फाइनल में इटली से हारकर बाहर हो गई थी। ऐसे में टीम इस बार अपने अभियान को खिताब जीतने तक पहुंचाना चाहेगी। वहीं फ्रांस की टीम भी आज देर रात यूरो कप में अपना पहला मुकाबला खेलने उतरेगी। फ्रांस का सामना ऑस्ट्रिया से होगा। फ्रांस की टीम ने यूएफा यूरो क्वालिफिकेशन में अपना ग्रुप टॉप किया था और टीम हाल फिलहाल में शानदार फॉर्म में चल रही है। इन दोनों टीमों के बीच अब तक 25 मुकाबले हुए, जिसमें से फ्रांस ने 13 और ऑस्ट्रिया ने 9 मुकाबले जीतने में सफलता हासिल की। देश भर में ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाया जा रहा है। ईद उल अज़हा को त्याग और कुर्बानी के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। सभी ईदगाहों और प्रमुख मस्जिदों में विशेष नमाज अता की गई। दिल्ली की जामा मस्जिद में भी लोगों ने नमाज अता की और देश की प्रगति, विकास, आपसी सौहार्द और भाईचारा बढ़ाने के लिए सामूहिक दुआ पढ़ी गई। वहीं मुंबई में भी लोगों ने माहिम दरगाह में ईद उल अज़हा के मौके पर नमाज अता की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अज़हा की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि सभी देशवासियों को, विशेषकर देश विदेश में रहने वाले मुस्लिम भाई बहनों को ईद उल अज़हा की हार्दिक शुभकामनाएं। त्याग और बलिदान का ये त्यौहार हमें अपनी खुशहाली को सबके साथ, विशेषकर ज़रूरतमंद लोगों के साथ बांटने का संदेश देता है। आइए इस अवसर पर हम सभी देशवासियों, विशेषकर वंचित वर्गों के लोगों के हित में मिलजुल कर कार्य करने का संकल्प लें। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।